दोस्तों, आज की ये मूवी एक ऐसे टॉपिक से जुड़ी है जो हमारे देश में आज भी हो रहा है। शुरू में मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल इमोशनल ड्रामा मूवी होगी, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद मूवी में जो मोड़ आता है उसने इस मूवी के अंदर 4 चांद लगा दिए। इसीलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी मूवी मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक दूर पहाड़ों पर बसे गांव से। वो गांव असल में इतनी ऊंचाई पर होता है कि अगर वहां किसी को इलाज की जरूरत पड़े या कोई इमरजेंसी हो तो टेढ़े मेढ़े रास्ते की वजह से एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए लोगों को खुद ही अस्पताल जाना पड़ता है। पर उसमें भी दिक्कत है क्योंकि आने जाने के लिए सिर्फ 2 दिन ही बस चला करती है। अब धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है। सभी को पता है कि सिर्फ एक गांव के लिए सरकार ये रास्ता कभी भी ठीक नहीं करेगी। इसलिए सिर्फ एक ही उपाय है कि या तो गांव में बाहर से किसी डॉक्टर को लाकर रखा जाए या फिर गांव का ही कोई आदमी पढ़कर डॉक्टर बन जाए। और इस जिम्मेदारी को उठाने का जिम्मा लेती है अमोधा नाम की लड़की। वो एडमिशन के लिए खूब पढ़ाई करती है, लेकिन कम मार्क्स होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाता, जिससे पूरा गांव मायूस हो जाता है। सब उसका हौसला बढ़ाते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार और कोशिश करना। लेकिन अमोधा खुद को संभाल नहीं पाती। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके नाकाम होने की वजह से आज सभी को मायूस होना पड़ा। इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगती है। उसको जाते देख उसके पिता रमन सोचते हैं कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती होगी, लेकिन बाद में रमन के साथ साथ पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अमोधा खुद को दोषी मानते हुए अपने आप को खत्म कर लेती है। उसको इस हालत में देख गांव के लोग और अमोधा का भाई मारी फौरन उसको लेकर पैदल ही अस्पताल की तरफ भागते हैं। लेकिन उस अस्पताल में ताला लगा होता है और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। जैसे तैसे करके सभी शहर की तरफ भागते हैं और एम्बुलेंस को भी फोन करते हैं। हालांकि वो तो शहर पहुंच ही नहीं सकते थे, पर एम्बुलेंस के आने में भी 3 घंटे लग जाते हैं। जिसके बाद अमोधा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अमोधा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि ऐसे केसेस में फौरन CPR देकर लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन गांव वालों को इसका मतलब नहीं पता था। लेकिन वो इतना जानते थे कि अगर कोई डॉक्टर गांव में होता तो शायद अमोधा बच जाती। मारी अपनी बहन को खोकर बहुत रोता है। मारी का पिता रमन और गांव के सभी लोग अमोधा की वजह से टूट जाते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में ही ऐसा सीन दिखाया गया है कि आप खुद को रोने से नहीं रोक पाएंगे। खैर, पूरा गांव अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था क्योंकि अमोधा अकेली लड़की थी जो पढ़कर अपने गांव के लिए काम कर सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। जिसके बाद गुस्से में सभी लोग उसकी अंतिम क्रिया करने से पहले उसके शव को रास्ते में रखकर ट्रैफिक जाम कर देते हैं। सभी मांग करते हैं कि जब तक कलेक्टर साहब आकर हमारे गांव के लिए डॉक्टर का इंतजाम नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये खबर जब DM के पास जाती है तो वो फौरन वहाँ पहुँचकर लोगों को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आप लोगों की समस्या समझता हूँ। मैं खुद कई बार डॉक्टर्स को आपके गांव भेज चुका हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहाँ पर 2 दिन से ज्यादा नहीं टिका। उसकी वजह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी है। इसलिए डॉक्टर बनने के बाद लोग अपने उस पैसे को कमाना शुरू करते हैं जो उन्होंने अपनी पढ़ाई में खर्च किए हैं, और वो पैसा उन्हें किसी छोटे गांव से नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में मिलता है। इसलिए कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। मारी कहता है कि सर, फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें। थोड़ा सोचकर DM कहता है कि मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है, मैं उसे 1 हफ्ते के लिए आपके गाँव में रुकने के लिए मना सकता हूँ। इस बीच आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको हमेशा के लिए रहने को मना लें। इस तरह DM उनको सच्चाई बताते हुए एक सोल्यूशन देकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन ही गांव के सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि वो डॉक्टर का इतना ख्याल रखेंगे कि वो वहाँ से जाने के बारे में सोचे भी नहीं। इस तरह सभी अपने अपने पास से जो कुछ हो सकता था वो सब लाकर उस डॉक्टर का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। फाइनली अब इस गाँव की डॉक्टर शोभा वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर पहले तो गाँव वाले सोचते हैं कि गलती से कोई मॉडल वहाँ पर आ गई है, लेकिन अगले ही पल ये जानकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की उसी DM की बेटी यानी इस गांव की डॉक्टर है। हैरान होने के बाद भी पूरा गांव शोभा का अच्छे से स्वागत करता है। शोभा पहले तो थोड़ा ऑड फील करती है, लेकिन धीरे धीरे सभी के प्रति कंफर्टेबल हो जाती है। पर इसका उल्टा गांव वाले यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इतनी मॉडर्न शहर की लड़की को हम गाँव वाले कैसे रोक पाएंगे। वहीं इसी बीच सभी उसको उसके कमरे तक ले जाते हैं, जो शोभा को थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए मान जाती है।
इसके बाद गांव वाले उससे उसकी मनपसंद की डिशेस के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद शोभा उन्हें एक एक विदेशी डिशेस का नाम बताती है जो सभी के सर के ऊपर से चली जाती है। लेकिन तभी शोभा उनसे कहती है कि आप लोग मेरे खाने के लिए परेशान ना हो, वो सब मैं एडजस्ट कर लूंगी। इसके बाद गांव वालों को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब रात को जब शोभा सो रही होती है तभी अचानक गांव में एक बाघ आ जाता है। वो बाघ सीधा शोभा की विंडो पर आकर घुर्राता है, जिसे देखकर शोभा डर के मारे चीखने लगती है। चीख सुनकर पूरा गांव वहां आ जाता है और उस बाघ को भगा देता है। इसके बाद गांव वाले आपस में डिसाइड करते हैं कि बारी बारी से डेली रात को वो शोभा के कमरे के बाहर पहरा देंगे। साथ ही वो शोभा से कहते हैं कि मैडम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आज के बाद बाघ यहाँ तक नहीं आएगा, आप सो जाइए। शोभा थैंक यू बोलकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब अगले दिन से शोभा हॉस्पिटल में बैठना शुरू कर देती है, जिसके बाद गांव के सभी मरीज एक एक करके उसको दिखाने आते हैं। अब काम की थकावट के बीच शोभा को कॉफी पीने की आदत होती है, इसलिए गांव वाले उसके लिए कॉफी का इंतजाम करने के बारे में सोचते हैं। पर गांव में तो किसी को भी कॉफी बनानी नहीं आती थी, इसलिए मुखिया का बेटा मुर्गन इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है। वो उस दिन तो शहर से जाकर कॉफी ले आता है, लेकिन अगले दिन से वो खुद कॉफी बनाना सीखकर शोभा के लिए दिन में 2-3 बार कॉफी बनाने में लग जाता है और खुद की शॉप को बंद करने का फैसला लेता है। दोस्तों, इस सब से हम आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर ये हॉस्पिटल गांव वालों के लिए कितना मायने रखता है। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने अभी तक झेली होगी, जो अपने डॉक्टर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। खैर, अगले दिन हॉस्पिटल में गांव के एक लड़के को लाया जाता है जो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। शोभा फौरन उसको सीपीआर देती है, जिससे वो होश में आ जाता है और फिर से सांस लेने लगता है। उस लड़के की माँ शोभा को थैंक यू बोलती है और फिर शाम को वो सभी से कहती है कि मेरे पति जब गिरकर बेहोश हुए थे तो डॉक्टर ना होने की वजह से मैंने उनको गवा दिया, लेकिन आज जब मेरा बेटा गिरा तो शोभा मैडम ने फौरन उसका इलाज करके उसे बचा लिया। इस तरह की डॉक्टर को हमें इस गाँव से नहीं जाने देना चाहिए, हमें उनको यहाँ रोकना होगा। इसलिए मुखिया के साथ साथ गांव के सभी लोग मारी को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि शोभा मैडम को जो भी चीज पसंद हो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाए। अगले दिन से मारी अपने काम पर लग जाता है और उसे पता चलता है कि शोभा को पार्टी और नाच गाना काफी पसंद है, इसलिए वो ये बात सभी को बताता है। जिसके बाद मुखिया कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी 2 दिन बाद गांव में शादी है, हम उनको उस शादी में इनवाइट करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे जिसमें उनको अच्छा लगेगा। अब ऐसा ही होता है और शोभा को उस शादी में बुलाया जाता है। शादी में सभी का ध्यान उस पर होता है और कोई उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देता। पर तभी एक चीज से शोभा को दिक्कत हो जाती है। असल में उसे पता चलता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो अभी नाबालिग है, इसलिए वो उस शादी को रुकवाने की बात करती है। पर गांव वाले उस शादी को होने से रोक नहीं सकते थे, इसलिए सभी शोभा से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद गांव में किसी भी नाबालिग लड़की की शादी नहीं होगी। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी उस शादी को एंजॉय करने लगते हैं। धीरे धीरे अब पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है और शोभा अब अपने पिता को कॉल करके कहती है कि पापा 1 हफ्ता हो चुका है, आप जल्दी से मेरे ट्रांसफर का काम करवाइए। उसका पिता कहता है कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, इस तरह गांव वालों को छोड़कर मत जाओ, ट्रांसफर में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ दिन वहीं रहो। पर शोभा कहती है कि पापा मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है जैसे कि आपने कहा था। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं कि ठीक है मैं ट्रांसफर करवाता हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ दिन लग ही जाएंगे, तब तक तुम उसी हॉस्पिटल में इलाज करो। अब उसी वक्त शाम को रमन आकर शोभा से मिलता है। वो कहता है कि मैडम मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। मैं पहले फर्टिलाइजर्स बेचने का काम किया करता था, पर मुझे पता चला कि उसके अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है और साथ में लोग भी बीमार पड़ जाते थे। डॉक्टर ने मुझे कई बार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। बाद में जब उसकी वजह से मेरी बीबी और गांव के कुछ लोगों की जान चली गई, तो मैं डॉक्टर के पास माफी मांगने गया, लेकिन वहाँ मुझे पता चला कि गांव के लोगों का इलाज करने की वजह से उन्हें भी वो बीमारी लग गई और वो भी मर चुके हैं। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर गांव में हॉस्पिटल बनवाया। शुरू में डॉक्टर्स यहाँ पर आए, लेकिन दूर होने की वजह से और पर्सनल सुविधाएं न मिल पाने पर वो यहाँ से चले गए। गांव के लोगों को मेरी बेटी और मेरे बेटे से बहुत उम्मीद थी। मेरा बेटा तो गांव और खेती की वजह से नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने अपनी बहन को बहुत पढ़ाया, लेकिन वो भी अब नहीं रही। इसलिए बेटा तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार इस गांव के लोगों और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। उन सभी को तुमसे आस है, मैं जबरदस्ती तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बार तुम इस बारे में जरूर सोचना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
दूसरे दिन शोभा रमन को हॉस्पिटल आकर चेकअप करवाने के लिए कहती है। कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट आती है जिससे उसे पता चलता है कि रमन को कैंसर है। वो रमन को अपने पास बुलाती है और दवा लिखकर दे देती है। दवा के बीच अचानक वो रमन का हाथ पकड़कर कहती है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रमन बहुत खुश होता है, हालांकि उसे नहीं पता होता कि उसे कैंसर है। खैर, रात को शोभा मारी से पूछती है कि क्या इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। मारी कहता है कि ऐसी सिर्फ मेरी बहन थी जिसने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके 1200 में से 1192 नंबर आए और इसी फर्क की वजह से उसे दाखिला नहीं मिला। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। यहाँ शोभा को पता चलता है कि रमन ने अपनी जिस बेटी की बात की थी वही असल में मारी की बहन थी। ये सोचकर अब शोभा को मारी और रमन के लिए बहुत बुरा लगता है, जबकि अपनी बहन के बारे में बताते हुए मारी का गला भर आता है और फिर अचानक वो चुप हो जाता है। थोड़ा समय निकलने के बाद रमन की हालत खराब हो जाती है और वो मारी के साथ साथ गांव के लोगों को अपने पास बुलाता है। वो सभी से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे चुपचाप कहीं दफना देना और इस बारे में शोभा मैडम को मत बताना, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं ठीक नहीं होता वो यहाँ से नहीं जाएंगी। अब जब मैं ही नहीं रहूंगा तो शायद वो भी यहाँ से चली जाएं, इसलिए मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं करना। मारी अपने पिता से वादा करता है कि बाबा ऐसा ही होगा, आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन रमन इस बीच अपना दम तोड़ देता है। पूरा गांव बिना किसी रीति रिवाज के उसे दफना देता है ताकि शोभा को इस बारे में पता ना चले। लेकिन इसी बीच मारी की नजर अपने चाचा पर पड़ती है जो अपने भाई रमन के मरने पर यहाँ आए हुए थे। वो देखता है कि उसके चाचा के फेस को अगर थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो वो बिल्कुल उसके पिता जैसे लगेंगे, इसलिए वो फौरन उनके बालों को कम करवाता है और साथ में अपने पिता जैसा गेटअप बना देता है। और ये सब इसलिए ताकि शोभा को लगे कि रमन गांव में ही है। फिर एक दिन शोभा मारी से कहती है कि तुम्हारे बाबा की टेस्टिंग का समय हो चुका है, इसलिए उनको यहाँ ले आओ। डरते हुए मारी अपने चाचा को वहाँ पर ले जाता है और सच में शोभा उसको नहीं पहचान पाती। इसके बाद वो उनकी नई रिपोर्ट्स तैयार करवाती है, जिसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि मारी के चाचा को भी कैंसर है। हालांकि शोभा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नजर में तो वो रमन था जिसे कैंसर पहले से था। लेकिन मारी समझ जाता है कि उसके चाचा भी अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, इसलिए वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देता है। अपने पिता के जाने के बाद उसके पास फैमिली में बस उसके चाचा ही थे, जिनको अब वो खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन कुछ ही वक्त बीतता है और वही होता है जो होना था। उसके चाचा भी अपनी जान गंवा देते हैं और ये देखकर आज मारी पूरी तरह से टूट जाता है। तभी गांव का एक आदमी शोभा को सब कुछ सच सच बता देता है कि ये मारी के पिता नहीं, चाचा हैं। मारी के पिता तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मौत को छुपाने की बात कही थी ताकि आप यहाँ से ना जाओ, इसलिए मारी ने ही अपने चाचा को अपना पिता बना लिया था। गांव वालों और मारी का ये दुख देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी रात बैठकर इस बारे में सोचती है और फिर सुबह गांव वालों को बुलाकर उनसे कहती है कि मैं चाहकर भी अब इस गांव में नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ से आज नहीं तो कल जाना ही होगा। इसलिए आप लोग मुझे गलत ना समझें, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर पूरा गांव एकदम से शांत हो जाता है। सभी शोभा को चाहते थे, लेकिन वो समझ चुके थे कि वो शोभा की जिंदगी पर अपना फैसला थोप रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। तभी गांव का मुखिया सभी से कहता है कि क्यों ना हम शोभा की शादी इसी गांव में किसी लड़के से करवा दें, और इसके लिए पहले शोभा को मनाना होगा। लेकिन अगर वो मान गई तो फिर वो हमेशा के लिए यहीं रह लेगी। मुर्गन कहता है कि शोभा मैडम पढ़ी लिखी हैं और गांव में सभी अनपढ़ लड़के हैं, आखिर वो किसी से शादी क्यों करेगी। इस पर मुखिया कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब तुम लोग देखो, लेकिन अगर वो मान गई तो जिस लड़के से वो शादी करेंगी मैं उसे अपना एक पूरा खेत दे दूंगा। ये सोचकर अब मुर्गन मारी के साथ गांव के कई लड़कों से बात करता है। सभी शोभा से इलाज के बहाने बात करने तो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाते। इसके बाद मारी सभी लड़कों को सब बताता है कि आखिर शोभा को क्या पसंद है और उन्हें किस तरह से बात करना पसंद है। जिस पर मुर्गन कहता है कि तुम हमें क्यों समझा रहे हो, तुम भी तो इस गांव के लड़के हो, तुम जाकर मैडम को बोल दो ना जो तुम हमें समझा रहे हो। अब अगले दिन शोभा मारी के साथ अपने घर आती है, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है। वो देखता है कि शोभा उस लड़के से खुश है, इसलिए वो फिर कुछ नहीं कहता और उदास हो जाता है। अगले दिन अब शोभा के पास गांव की एक औरत का फोन आता है, जो बताती है कि मैडम मेरे बेटे को कुछ हो गया है और जो दवा आपने दी थी वो भी नहीं मिल पा रही, उसके मुंह से खून आ रहा है, इसलिए मैडम कुछ कीजिए। शोभा कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं फौरन आ रही हूँ। शोभा तुरंत वहाँ पहुँचती है, लेकिन तब तक वो बच्चा अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर अब गाँव में फिर से मातम का माहौल हो जाता है।
इसी बीच शोभा की नजर उस महिला की बेटी पर पड़ती है जिसने अपने भाई की सारी दवा खा ली थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन शोभा उस लड़की का फौरन इलाज करती है और एंटीडोट देकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद वो औरत आकर शोभा को थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि मैंने बाबा से सुना था कि डॉक्टर भगवान होते हैं मैडम, लेकिन आज देख भी लिया। मुझे तो लगा था कि मैं आज अपने दोनों बच्चों को खो दूंगी, लेकिन आपने मेरी बेटी को बचा लिया मैडम। आप भगवान हैं मैडम, आप भगवान हैं। अब दूसरे दिन जब शाम को शोभा अपनी शादी का कार्ड मारी को देने जा रही होती है तो वो देखती है कि गांव के सभी लोग और मारी आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मारी असल में गांव वालों से ये कहकर माफी मांगता है कि मैं मैडम से कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो उस लड़के को पसंद करती हैं और अगर मैं ऐसा कहता तो हम लोग उनकी जिंदगी पर अपना फैसला थोप देते। साथ में मारी अपने पिता से भी माफी मांगता है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तभी मुखिया कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मारी, तुमने इस गाँव के लिए बहुत कुछ किया है, साथ ही इस गाँव के लोगों ने भी अपने दम से बढ़कर किया है। मुर्गन ने भी अपनी दुकान बंद कर दी और कॉफी बनाना शुरू किया। सभी ने ऐसे ऐसे खाना बनाना सीखा जिसका नाम भी उनको नहीं पता था। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि शोभा मैडम यहाँ रुक सकें। लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, जो होगा वो होकर रहेगा, इसलिए भगवान ही हमारी आखिरी आस है। अब वही करेंगे जो उनकी मर्जी है। मारी सभी को समझाता है कि हमने चाहे शोभा मैडम के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने भी हमारे गाँव के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक भी आदमी को बीमार नहीं होने दिया, रात में भी लोगों का इलाज किया, अपने परिवार की तरह हमारी देखभाल की, इसलिए उनके लिए मन में कोई द्वेष मत रखना। ये सुनकर दूर खड़ी शोभा का दिल भर आता है और वो इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन जाने से पहले शोभा सभी से कहती है कि मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर नहीं रुक पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जल्दी ही एक नया डॉक्टर मिल जाएगा। इस बीच एक महिला आकर कहती है कि मैडम, आपकी वजह से मेरी डिलीवरी सही तरह से हो पाई थी, वरना पहले कई बार बच्चे और माँ की जान को खतरा होता था। मेरी ये बेटी आपकी वजह से ही इस दुनिया में आई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही इसका नाम रखें। शोभा ये सुनकर फिर से इमोशनल हो जाती है और फिर उस बच्ची का नाम रखती है मुथुलक्ष्मी, जो कि असल में तमिलनाडु रीजन की पहली महिला डॉक्टर थी। ये कहकर अब अपने दिल पर पत्थर रखते हुए शोभा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मारी उस हॉस्पिटल में जाकर ताला लगाता है और कहता है कि अब ये ताला तभी खुलेगा जब मुथुलक्ष्मी इस गांव की पहली डॉक्टर बनेगी और उसी वक्त मेरा वादा भी पूरा होगा जो मैंने अपने पिता से किया था। इसके बाद वो बारिश में आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ इस मूवी की ये इमोशनल एंडिंग हमारी आंखों में पानी ले आती है। फिल्म के एंडिंग सीन में हमें कुछ रियल इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जहां लोगों को सच में डॉक्टर ना होने पर अपने लोगों को कंधे पर, साइकिल पर या रेडी पर शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जिसमें कई लोगों की तब तक जान चली जाती है। डायरेक्टर चाहते तो इस मूवी को एक अच्छी एंडिंग दे सकते थे, लेकिन मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस फिल्म की एंडिंग को प्रैक्टिकल रखा ताकि सभी इसको अपने आप से रिलेट कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे कुछ दोस्त मूवी तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।